वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मान सिंह राजपूत। निर्मल पीजी कॉलेज द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षा में एक बार आपका फिर से स्वागत है बच्चों। इससे पिछले लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपकी थ्योरी थी या सिद्धांत था उसके बारे में पढ़ रहे थे। अर्थात मैं बात करूं किसके बारे में पढ़ रहे थे, ड्यूलोंग पेटेट लॉ या फिर विशिष्ट ऊष्मा का चिरसम्मत सिद्धांत। क्या पढ़े थे हम? विशिष्ट ऊष्मा का चिरसम्मत सिद्धांत। तो उस सिद्धांत के अनुसार हमको जो एनर्जी प्राप्त हुई थी, जो माध्य ऊर्जा प्राप्त हुई थी प्रति अणु, वो कितनी प्राप्त हुई थी बच्चों? केवीटी। क्या होती? केटी। ई बार क्या प्राप्त हुआ था आपको? गतिज ऊर्जा के करस्पॉन्डिंग जो आपकी एनर्जी आई थी वो आई थी बच्चों आपकी kVT/2। इसी प्रकार पोटेंशियल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आई थी वो क्या आई थी? kVT/2। और टोटल एनर्जी हो गई थी आपकी kVT। अब जब हम ठोसों के बारे में बात कर रहे थे, सॉलिड्स के बारे में बात कर रहे थे, तो एज वी नो दैट, जैसा हम जानते हैं, प्रत्येक ठोस परमाणु से संबंध जो स्वतंत्रता की कोटि होती हैं वो बच्चों कितनी होती हैं? ठोस परमाणु से संबद्ध स्वतंत्रता की कोटि 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। प्रति परमाणु स्वतंत्रता की कोटि कितनी हुई थी? 3। तो ई बार हम बोले थे जो प्रति परमाणु ठोस की जो ऊर्जा होगी, माध्य ऊर्जा, वो किससे रिप्रेजेंट की जाएगी? ई बार बराबर 3 kVT से। किससे रिप्रेजेंट की जाएगी? ई बार बराबर 3 kVT से। अब उसके पश्चात हमने बोला था यदि ये जो टोटल एनर्जी होगी इसकी, जो माध्य ऊर्जा प्राप्त हुई है, वो किसके लिए प्राप्त हुई है? सॉलिड्स के लिए। वो किसके रूप में होगी? आपकी इंटरनल एनर्जी के रूप में। किसके रूप में होगी? इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में, आंतरिक ऊर्जा के रूप में। अब इस आंतरिक ऊर्जा में यदि मैं परिवर्तन देखूं या फिर हम स्पेसिफिक हीट की बात करें एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो Cv बराबर क्या होता है बच्चों? du/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। du/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और यहाँ पर जो आंतरिक ऊर्जा U है वो किसकी फॉर्म में? ई बार की फॉर्म में। अर्थात क्या लिख सकते हो आप? d/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आपको जो Cv प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था आपको 3 kV। क्या प्राप्त हुआ था? 3 kV के बराबर। अब आप R बराबर देखो, आदर्श गैस समीकरण से Pv बराबर क्या होता है आपका? nRT। और स्मॉल n क्या होते हैं आपके? स्मॉल n होते हैं बच्चों कैपिटल N/Na। कैपिटल N/Na। तो Pv बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल N RT/Na। तो देखो R ओवर जो Na होता है आपका, ये क्या बन जाएगा? Pv बराबर N kT। R ओवर जो Na होता है, रिडबर्ग नियतांक, सॉरी, R ओवर Na इक्वल टू किसके बराबर होता है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट K के बराबर। तो यहाँ से जो आपकी इक्वेशन आएगी ये Cb किसकी फॉर्म में आ सकती है? 3R की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में आ सकती है? 3R की फॉर्म में। या फिर यहाँ से लिख सकते हो आप ई बार बराबर 3RT। क्या लिख सकते हो? ई बार बराबर 3RT। R में चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से बच्चों आपने देखा जो सॉलिड्स थे आपके, उनके लिए प्रति अणु माध्य ऊर्जा कितनी आई थी बच्चों? ई बार बराबर 3 kVT या फिर ई बार बराबर 3IT। जब आपने स्पेसिफिक हीट निकाली, क्योंकि ये जो औसत ऊर्जा होगी या माध्य ऊर्जा जो आपको प्राप्त हुई है ई बार, किसके रूप में होगी? इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में। इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में होने के कारण जब मैं Cb बात करूंगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आपकी क्या प्राप्त होती है? वो du/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या प्राप्त हुई? 3R। R क्या है बच्चों? यहाँ पे आपका रिडबर्ग नियतांक। R क्या है आपका? रिडबर्ग नियतांक या फिर गैस नियतांक। और कैपिटल K क्या है आपका? कैपिटल K कहलाएगा आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट। क्या कहलाएगा? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। अब यदि मैं देखूं 1 मोल के लिए 1 किलोमोल ठोस चालक की जो विशिष्ट ऊष्मा होगी वो किसके बराबर होगी? 1 किलोमोल ठोस चालक की जो विशिष्ट ऊष्मा आपको प्राप्त हुई थी, देखो बच्चों Cb बराबर किसके बराबर प्राप्त हुई थी? 3R के बराबर। Cb बराबर du/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू 3R। इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों? जब R का मान आप पुट कर दोगे, R का मान होता है आपका 8.3 × 10⁻³
3 मल्टीप्लाइड बाई 8.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ जूल पर किलो मोल केल्विन के तुल्य होता है। तो जो Cb आपको प्राप्त हुई 1 किलो मोल के लिए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो प्राप्त होगी बच्चों आपको 5.96 किलो कैलोरी, 5.96 किलो कैलोरी किलो मोल केल्विन के रूप में। कितनी प्राप्त होगी? 5.96 किलो कैलोरी पर किलो मोल केल्विन। अब इसी के आधार पर जो आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, जो ड्यूलोंग पेटिट लॉ था उसके आधार पर एक ग्राफ हमने रिप्रेजेंट किया। ग्राफिकल बिहेवियर के अनुसार हमने बताना चाहा कि ड्यूलोंग पेटिट ने क्या बताया, और ड्यूलोंग पेटिट का ये नियम क्या ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के लिए सभी प्रकार के ठोसों के लिए क्या वैलिड था या किन पदार्थों के लिए वैलिड था। और इसकी बात की थी अपने न्यून तापों पर। किसकी बात की थी? न्यून तापों पर। तो देखो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Cb, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये है आपका टेम्परेचर। तो अकॉर्डिंग टू ड्यूलोंग पेटिट जैसे जैसे टेम्परेचर का मान घटता है तो ये जो Cb है आपकी स्पेसिफिक हीट किसकी ओर अग्रसर होती जाती है बच्चों? आपकी Cb अग्रसर होती जाती है आपकी 0 की तरफ। अर्थात जो ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का मान है न्यून ताप पर किसकी तरफ अग्रसर होता है? 0 की तरफ। अर्थात देखो क्या बोल सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, जो किसने दिया था? ड्यूलोंग पेटिट ने। अकॉर्डिंग टू ग्राफ, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा न्यून ताप पर 0 की ओर अग्रसर होती है। अर्थात जो ड्यूलोंग पेटिट लॉ था वो यह नहीं बता पाया कि सभी प्रकार के ठोसों के लिए जो स्पेसिफिक हीट है एट नॉर्मल टेम्परेचर क्या रहेगी? समान रहेगी। उसने तो ये बताया था, ड्यूलोंग पेटिट ने क्या अवधारणा दी थी कि न्यून ताप पर जितने भी ठोस हैं आपकी उनकी जो जालक विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? आपको समान प्राप्त होगा 5.96 या फिर वो 3R के बराबर जो आपका प्राप्त हुआ था। Cb क्या प्राप्त हुआ था? Cb इक्वल टू 3R। 1 किलो मोल के लिए जब आपने वैल्यू निकाली थी तो बच्चों आपकी आई थी 5.96 किलो कैलोरी पर किलो मोल केल्विन के तुल्य। तो ड्यूलोंग पेटिट के अनुसार सभी प्रकार के ठोसों के लिए जो स्पेसिफिक हीट का मान है वो समान आता है, पर हमने देखा ग्राफ के द्वारा कि न्यून ताप पर जो सॉलिड्स हैं उनकी जो स्पेसिफिक हीट है वो किसकी ओर अग्रसर हो रही है? शून्य की ओर। अतः जो ड्यूलोंग पेटिट का जो लॉ था जो न्यून तापों पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा को परिभाषित नहीं कर पाया। अतः ड्यूलोंग पेटिट लॉ न्यून ताप पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा को परिभाषित नहीं कर पाया। किस पर? न्यून ताप पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा को परिभाषित नहीं कर पाया। और चिरसम्मत यांत्रिकी के आधार पर ड्यूलोंग तथा पेटिट ने यह लॉ कब दिया था बच्चों? 1890 में। किसमें दिया था? सन 1819 में ड्यूलोंग और पेटिट ने क्या जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ या फिर चिरसम्मत विशिष्ट ऊष्मा का चिरसम्मत सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार जो ठोस थे उनका जो टेम्परेचर वो स्पेसिफिक जो हीट थी वो न्यून ताप पर डिफाइन नहीं कर पाए। अर्थात ड्यूलोंग पेटिट के अनुसार
यह नियम सामान्य ताप पर तथा परमाणु भार 40 से अधिक वाले तत्वों के लिए सही पाया गया। अर्थात क्या बोल सकते हो आप, देखो, अर्थात ड्यूलोंग पेटिट के अनुसार, ये मिटा दूं, देखो, अर्थात ड्यूलोंग तथा पेटिट, ड्यूलोंग पेटिट के अनुसार, ड्यूलोंग पेटिट के अनुसार या ड्यूलोंग पेटिट का जो नियम है, अर्थात ड्यूलोंग पेटिट का नियम सामान्य ताप पर परमाणु भार 40 से अधिक वाले तत्वों के लिए, परमाणु भार 40 से अधिक वाले तत्वों के लिए सही पाया गया। ओनली किसके लिए, एट नॉर्मल टेम्परेचर पर ये परमाणु भार, जिन तत्वों का, जिन सॉलिड्स का जो परमाणु भार 40 से ज़्यादा था, उनके लिए इनकी व्याख्या कर पाया। न्यून ताप वाले या फिर परमाणु भार 40 से कम परमाणु भार वाले तत्वों के लिए ड्यूलोंग पेटिट लॉ स्पेसिफिक हीट की व्याख्या नहीं कर पाया। तो बच्चों, इसकी व्याख्या करने के लिए या फिर हम बोल सकते हैं यह भी प्रेक्षित किया गया ड्यूलोंग पेटिट के अनुसार कि न्यून ताप पर ठोस की विशिष्ट ऊष्मा ताप में कमी से शून्य की ओर अग्रसर होती है। अर्थात ड्यूलोंग पेटिट के अनुसार जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पेसिफिक हीट भी बढ़ेगी। जैसे जैसे ताप में कमी होगी तो स्पेसिफिक हीट क्या होगी, शून्य की ओर अग्रसर होगी। अर्थात ये जो स्पेसिफिक हीट जो आपको प्राप्त हुई वो परम शून्य ताप 0 केल्विन से 20 केल्विन के मध्य प्राप्त हुई। जो भी स्पेसिफिक हीट की तुलना की परम शून्य ताप 0 केल्विन से 40 केल्विन के मध्य कितने धातु और धातुओं के जो आपके लिए स्पेसिफिक हीट प्राप्त हुई वो बच्चों आपको प्राप्त हुई थी 0 केल्विन से 20 केल्विन ताप के मध्य। यदि मैं धातुओं की बात करूं, ये ग्राफ मिटा दूं, धातुओं की बात करूं तो देखना बच्चों, धातुओं के लिए जो स्पेसिफिक हीट प्राप्त हुई थी, जो प्रेक्षित मान थे उनके आधार पर क्या प्राप्त हुई थी धातुओं के लिए। नंबर 1, धातुओं के लिए Cb जो प्राप्त हुआ था आपका धातुओं के लिए बच्चों, Cb प्राप्त हुआ था अल्फा TQ। क्या प्राप्त हुआ था, अल्फा TQ। किसके लिए प्राप्त हुआ था, मेटल्स के लिए जो आपकी स्पेसिफिक हीट प्राप्त हुई थी परम शून्य ताप 0 केल्विन से 20 केल्विन के मध्य या फिर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से जो प्राप्त होती है वो क्या प्राप्त होती है, Cb इक्वल टू अल्फा TQ। नंबर 2, अधातुओं के लिए, अधातुओं के लिए कितना प्राप्त हुआ बच्चों, Cb आपका अधातुओं के लिए प्राप्त हुआ आपका अल्फा TQ प्लस गामा T। क्या प्राप्त हुआ, अल्फा TQ प्लस गामा T के रूप में। ये प्राप्त हुआ नॉन मेटलिक्स तत्वों के लिए। इसी प्रकार परतीय यौगिकों के लिए नंबर 3, परतीय यौगिकों के लिए प्राप्त हुआ था आपका Cb अल्फा T², जहां पर बच्चों आपके अल्फा और बीटा जो हैं आपके धातुओं के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अल्फा और गामा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या कहलाएंगे, आपके आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। नंबर 4, जो रेखीय श्रृंखला वाले यौगिक थे, रेखीय श्रृंखला वाले यौगिकों के लिए
जो आपका स्पेसिफिक हीट प्राप्त हुआ था बच्चों, Cb इक्वल टू प्राप्त हुआ था अल्फा टी। क्या प्राप्त हुआ था? Cb इक्वल टू अल्फा टी। इस प्रकार इन प्रेक्षित तथ्यों की व्याख्या चिरसम्मत सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती। जितने भी आपको ये 4 रिजल्ट दिख रहे हैं, धातुओं के लिए स्पेसिफिक हीट, अधातुओं के लिए, परतीय यौगिकों के लिए और रेखीय श्रृंखला वाले यौगिकों के लिए जो स्पेसिफिक हीट प्राप्त हो रही है आपकी, उनकी व्याख्या जो आपका चिरसम्मत सिद्धांत है, ठोसों का विशिष्ट ऊष्मा का चिरसम्मत सिद्धांत, उसके आधार पर नहीं कर सकते। इसीलिए सन 1906 में आइंस्टाइन ने इसके लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे हम बोलते हैं आइंस्टाइन मॉडल। उसमें आइंस्टाइन ने बताया कि जो ठोस पदार्थ है उनका जो स्पेसिफिक हीट है, उसकी क्या की थी? एक्सप्लेनेशन दी थी उन्होंने न्यून तापों पर भी, और बताया था कि आइंस्टाइन ने क्या बताया था, यूज किया था आइंस्टाइन ने। बच्चों देखो, आइंस्टाइन ने 1906 में एक थ्योरी दी थी। ओके, किसके लिए दी थी? ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा को लेकर। और इस थ्योरी में यूज किसने किया था? किसका यूज किया था उन्होंने? प्लांक हाइपोथेसिस, प्लांक अवधारणा का। किसका यूज किया था इन्होंने? प्लांक के सिद्धांत का या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का। किसका? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का किसने यूज किया था? आइंस्टाइन ने। और इन्होंने बताया था प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करते हुए कि न्यून ताप पर प्रेक्षित विशिष्ट ऊष्मा की व्याख्या की, परंतु आइंस्टाइन ने सैद्धांतिक रूप से एक वक्र खींचा। क्या किया? आइंस्टाइन ने 1906 में ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के बारे में बताया, और इस विशिष्ट ऊष्मा के बारे में बताने के लिए उन्होंने आधार किसको माना? प्लांक के वितरण या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को। इस प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर उन्होंने ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के लिए या फिर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा को न्यून ताप पर परिभाषित करने के लिए एक ग्राफ प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया? एक ग्राफ प्रस्तुत किया। वह ग्राफ बच्चों सैद्धांतिक रूप से तो आपका सही था, पर उसमें कुछ कमियां थी। तो उस कमी को सुधारने के लिए फिर आए अपने डिवाई आए। कब आए? 1912 में। सन 1912 में डिवाई ने क्या किया? जो आइंस्टाइन ने क्या दिया था? ग्राफ दिया था, उसमें कुछ क्या रह गई थी? कमियां। क्या रह गई थी? कमियां। तो इन कमियों को इसने स्टडी किया, डिवाई ने। किसने स्टडी किया? डिवाई ने स्टडी किया कि जो आइंस्टाइन के जो ग्राफ में जो सैद्धांतिक कमियां हैं, उनको आधार मानते हुए डिवाई ने वापस से धातुओं के लिए स्पेसिफिक हीट की क्या की? व्याख्या की, और न्यून ताप पर आपको स्पेसिफिक हीट क्या प्राप्त हुई? अल्फा टी क्यू। किसने की? डिवाई ने। आइंस्टाइन ने बताया था न्यून ताप पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के बारे में, ग्राफ भी बताया था, पर इसकी सही से व्याख्या किसने की थी? थोड़ा इसमें संशोधन किसने किया था ग्राफ में? डिवाई ने। कब किया था? 1912 में। 1912 में डिवाई ने इसमें क्या किया था? थोड़ा संशोधन। बाकी कौन समझा चुके थे पहले ही? आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन ने, अब बच्चों हम जो ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के लिए देखो एक मॉडल के बारे में पढ़ चुके हैं। ध्यान रखना टॉपिक क्या चल रहा था आपका? ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा, वेरियस थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। देखो, तो इसमें अपन एक सिद्धांत पढ़ चुके हैं। कौन सा? ड्यूलोंग पेटिट लॉ। अब ड्यूलोंग पेटिट लॉ में जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को किसने बताया था बच्चों? आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन के बाद कौन आ जाएंगे आपके? डिवाई। तो इस प्रकार इन अलग अलग वैज्ञानिकों ने
अलग अलग वैज्ञानिकों ने ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा को अलग अलग तापों पर, या फिर जो ड्यूलोंग पेटिट से जो कमी रह गई थी, कमी क्या रह गई थी कि ये न्यून तापों पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा को परिभाषित नहीं कर पाए थे। फिर मैक्स आइंस्टाइन 1906 में आए और इन्होंने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को आधार मानते हुए ठोसों का विशिष्ट ऊष्मा न्यून ताप पर परिभाषित की। फिर डेबाई आए, कब? 1912 में। उन्होंने आइंस्टाइन के जो सिद्धांत दिया था, उन्होंने न्यून ताप पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के लिए उसमें थोड़ा संशोधन किया और संशोधन करके धातुओं के लिए जो विशिष्ट ऊष्मा प्राप्त होती है CV बराबर अल्फा टी क्यू प्राप्त किया। तो अगला मॉडल है बच्चों आपका आइंस्टाइन का मॉडल। किसका मॉडल है बच्चों? आइंस्टाइन मॉडल। तो देखो ड्यूलोंग पेटिट लॉ आपका कंप्लीट हो चुका है और ड्यूलोंग पेटिट लॉ किसके लिए नाकाम रहा? समझाने में, न्यून ताप पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा को समझाने में नाकाम रहा। तो अगला है आपका ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का आइंस्टाइन मॉडल। ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का आइंस्टाइन मॉडल। देखो बच्चों दूसरा मॉडल पर है ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के लिए। अब इसमें पढ़ेंगे बच्चों, देखो ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का जो आइंस्टाइन सिद्धांत था उसके अनुसार न्यून ताप पर ड्यूलोंग तथा पेटिट नियम से प्राप्त या फिर प्रेक्षित मानों के आधार पर आइंस्टाइन ने 1906 में ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा को प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को आधार मानते हुए न्यून ताप पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा को परिभाषित करने का प्रयास किया। क्या किया? 1906 में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग कर जो विसंगति रह गई थी ड्यूलोंग पेटिट लॉ में, विसंगति का मतलब जो कमी रह गई थी, क्या कमी रह गई थी कि न्यून ताप पर वो ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा को परिभाषित नहीं कर पाए, उसको प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को आधार मानते हुए उसको समझाया। तो देखो ड्यूलोंग तथा पेटिट के न्यून ताप पर विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत, न्यून ताप पर विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत में विसंगति को दूर करने के लिए, या फिर बोल सकते हो कमी, विसंगति बोल दो, विसंगति को दूर करने के लिए आइंस्टाइन ने सन 1906 में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को आधार मानते हुए न्यून तापों पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा को परिभाषित किया। देखो क्या हुआ था, ड्यूलोंग पेटिट लॉ में जो कमी रह गई थी उसको अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सन 1906 में ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा को न्यून तापों पर समझाने के लिए क्या किया? क्या किया बच्चों? ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा को समझाने के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्लांक के जो क्वांटम सिद्धांत को आधार मानते हुए इसका क्या किया? एक्सप्लेनेशन दिया। और ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा की सैद्धांतिक रूप से व्याख्या करने के लिए आइंस्टाइन ने कुछ परिकल्पनाएं मानी थी। क्या मानी थी? कुछ अभिधारणाएं मानी थी। तो देखो
ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा को सैद्धांतिक रूप से ठोसों की विशिष्ट ऊष्माओं को सैद्धांतिक रूप से समझाने के लिए आइंस्टाइन ने कुछ अभिधारणाएं दी थी। तो देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा सिद्धांत को परिभाषित करने के लिए क्या क्या परिकल्पनाएं दी थी या फिर क्या क्या अभिधारणाएं दी थी। तो देखो, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा सिद्धांत को समझाने के लिए आइंस्टाइन की परिकल्पना क्या थी। तो हेडिंग डाल दूं, आइंस्टाइन की परिकल्पनाएं, आइंस्टाइन की अभिधारणाएं। क्या क्या अभिधारणाएं थी अल्बर्ट आइंस्टाइन की ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा सिद्धांत को समझाने के लिए। तो देखो बच्चों, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा की व्याख्या करने के लिए आइंस्टाइन नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे हम क्या बोलते थे, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का सिद्धांत, या फिर आइंस्टाइन का ठोसों के विशिष्ट ऊष्मा का सिद्धांत। जिसके आधार पर जो परिकल्पनाएं थी, नंबर 1 थी आपकी बच्चों, आइंस्टाइन ने माना कि जो ठोस हैं वो एक एटम्स की तरह मोशन करेंगे, और एटम्स कौन सा होगा आपका, एटम्स की तरह मोशन करेंगे, और जो मोशन होगा वो किसकी तरह होगा, सरल आवर्ती दोलकों की तरह। सबसे पहले आइंस्टाइन ने क्या किया था कि पदार्थ के सभी परमाणु स्वतंत्र एवं सरल आवर्त दोलक की भांति कार्य करेंगे। जो भी आप ठोस ले रहे हो, जो भी पदार्थ ले रहे हो, उसके जो परमाणु हैं आपके, वो एक स्वतंत्र। तो पहली अभिधारणा थी पदार्थ के सभी परमाणु स्वतंत्र एवं पदार्थ के सभी परमाणु स्वतंत्र एवं सरल आवर्त दोलक की भांति स्वतंत्र एवं सरल आवर्त दोलक की भांति कार्य करेंगे। ये थी इसकी पहली परिकल्पना या फिर पहली अभिधारणा कि पदार्थ के जितने भी परमाणु हैं वो समान एवं स्वतंत्र सरल आवर्ती दोलक की भांति कार्य करेंगे। नंबर 2 थी बच्चों आपकी कि सभी परमाणु दोलक जो पदार्थ के जितने भी परमाणु दोलक हैं, जो स्वतंत्र एवं सरल आवर्त दोलक की भांति कार्य कर रहे हैं, उन सभी दोलकों की जो आवृत्ति होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, वो क्या होगी, एक ही होगी। नंबर 2, सभी परमाणु दोलकों की आवृत्ति समान प्राप्त या फिर समान म्यू होगी। जितने भी दोलक क्या कर रहे हैं, सरल आवर्ती दोलन कर रहे हैं, उनकी आवृत्ति क्या होगी, समान होगी। तथा नंबर 3 था, आइंस्टाइन ने किसको आधार माना इस विशिष्ट ऊष्मा सिद्धांत को समझाने के लिए, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा वर्णक्रम, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा वर्णक्रम सतत अर्थात कंटिन्यूअस, सतत न होकर विभक्त
प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो ऊर्जा वर्णक्रम है, ऊर्जा स्पेक्ट्रम है, एनर्जी स्पेक्ट्रम, वो कंटिन्यूअस न होकर कैसा प्राप्त होगा आपको? डिसकंटिन्यूअस। किसके आधार पर? अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ऊर्जा वर्णक्रम सतत न होकर विभक्त प्राप्त होता है। क्या होता है? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा वर्णक्रम सतत न होकर कैसा प्राप्त होता है? विभक्त। और इस सिद्धांत के अनुसार म्यू आवृत्ति वाले दोलकों की ऊर्जा, इस सिद्धांत के अनुसार न्यू आवृत्ति वाले, कौन से सिद्धांत के अनुसार? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार म्यू आवृत्ति वाले जो दोलक हैं, जो समान आवृत्ति है, आवृत्ति वाले दोलकों की जो ऊर्जा होगी, दोलकों की ऊर्जा किससे दी जाएगी बच्चों? En बराबर NH न्यू से। किसके अनुसार? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार। और यहाँ जो स्मॉल n होगा वो क्या होगा? 1 2 डॉट डॉट डॉट। क्या होगा? स्मॉल n बराबर 1 2 डॉट 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 पूर्णांक। और नंबर 4 परिकल्पना या अभिधारणा थी इसकी, जितने भी परमाणु होंगे पदार्थ में, कुल परमाणु की संख्या n होगी। क्या होगी? पदार्थ में कुल परमाणु की संख्या यदि मैं कैपिटल N मान लूं तो क्या होगा बच्चों? कैपिटल N वाले परमाणुओं की प्रति स्वतंत्रता कोटियों की संख्या क्या होती है? n। तो टोटल परमाणु की संख्या क्या हो जाएगी? 3n के बराबर। तो देखो, यदि पदार्थ में कुल परमाणुओं की संख्या कैपिटल N है तो क्या? यदि पदार्थ में कुल परमाणु की संख्या क्या मान ली? कैपिटल N, तो दोलकों के परमाणुओं की संख्या, तो दोलकों के परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? परमाणु की संख्या 3n होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम देखते हैं सॉलिड में एक परमाणु की करस्पॉन्डिंग जो स्वतंत्रता की कोटियां होती हैं बच्चों, कितनी होती हैं? 3 प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है? 3 प्राप्त होती हैं। नंबर 5 और लास्ट जो आपकी अभिधारणा थी उसके अनुसार बच्चों, जो ये दोलक हैं, कौन से दोलक? जो समान आवृत्ति से क्या कर रहे हैं? दोलन कर रहे हैं। ये दोलक उन निकायों का समुच्चय होते हैं जो क्रिस्टल में परमाणुओं पर स्थित होने के कारण स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकते हैं। नंबर 5 दोलक मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण नियम, ये जो दोलक समान आवृत्ति से कंपन कर रहे हैं वो मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण नियम एक्सपोनेंशियल माइनस के E/KT का पालन करते हैं। एक्सपोनेंशियल माइनस E/KT का पालन करते हैं। कौन? जो ये दोलक क्या कर रहे हैं? कंपन कर रहे हैं। ये दोलक कौन से नियम का पालन करते हैं? मैक्सवेल वितरण नियम का। इसको रिप्रेजेंट कर दूं मैं, एक्सपोनेंशियल माइनस En/KT। En क्या कहलाएगी? दोलकों की ऊर्जा। K भी है आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट और T टेम्परेचर। अर्थात यदि मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण नियम का पालन करेंगे तो जो दोलक में जो परमाणु हैं वो क्या होंगे? आइडेंटिकल। क्या होंगे? कौन से पार्टिकल होंगे? आइडेंटिकल, मतलब पहचाने जा सकने वाले। अर्थात परमाणु, अर्थात दोलकों में परमाणु, अर्थात दोलकों के परमाणु आइडेंटिकल मतलब विभेद, पहचाने जा सकने वाले, पहचाने जा सकते हैं। या फिर बोल सकते हो आप डिस्टिंग्विशिबल। क्या बोल सकते हो आप इन परमाणुओं को? डिस्टिंग्विशिबल, जो पहचाने जा सकते हैं। डिस्टिंग्विशिबल अर्थात दोलकों के परमाणु आइडेंटिकल होते हैं। तो
आइंस्टाइन ने ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा सिद्धांत को समझाने के लिए बच्चों इन 5 अभिधारणाओं के बारे में बताया था कि भाई इन अभिधारणाओं के आधार पर मैं ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत का न्यून तापों पर क्या कर दूंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो बच्चों इससे आगे हम अगली क्लास में आइंस्टाइन ने इन अभिधारणाओं के आधार पर जो ठोसों की माध्य ऊर्जा निकाली थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही बच्चों, धन्यवाद।